गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको राष्ट्र के स्वरूप के प्रथम महत्वपूर्ण अंग भूमि के विषय में समझाया था। आज मैं द्वितीय महत्वपूर्ण अंग जन अर्थात मानव या मनुष्य के विषय में समझा रही हूँ। मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य जो है वो राष्ट्र का दूसरा अंग है। धरती और अगर धरती पर निवास करने वाले मनुष्य तो क्या आप सोच सकते हैं कि किसी भी राष्ट्र का निर्माण होना संभव है? नहीं। ऐसी स्थिति में राष्ट्र के निर्माण की कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि धरती और धरती पर निवास करने वाले जो मनुष्य हैं उन्हीं का परस्पर सम्मिलन अर्थात आपसी सामंजस्य किसी भी राष्ट्र के स्वरूप को खड़ा करता है। मनुष्य के ही कारण हमारी जो धरती है वो मातृभूमि की संज्ञा अर्थात माता की संज्ञा को प्राप्त करती है। पृथ्वी जो है वो माता है और उस पर निवास करने वाला जो मनुष्य है वो सच्चे अर्थों में अपनी धरती माता का पुत्र है। माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्व्या अर्थात धरती मेरी माता है और मैं उसका पुत्र हूँ। मनुष्य के हृदय में इस सूत्र का उद्भव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है, अर्थात जिस व्यक्ति के हृदय में धरती को माँ मान लेने का भाव उत्पन्न हो जाता है उसी क्षण से उसके भीतर राष्ट्र निर्माण के, राष्ट्र प्रेम के जो भाव हैं उन भावों का अंकुरण होने लगता है। जब यह भाव सशक्त रूप में अस्तित्व में आता है तब राष्ट्र का निर्माण का जो निर्णायक स्वर है वो वायुमंडल में गूंजने लगता है और इसी भाव के द्वारा ही मनुष्य पृथ्वी के साथ सच्चे संबंध को प्राप्त करते हैं। जहाँ धरती को माता और स्वयं को पुत्र मानने का भाव नहीं है, वहाँ पर धरती और मनुष्य का जो परस्पर संबंध है वो अचेतन हो जाता है, जड़ बना रहता है, अर्थात अपने विकास को प्राप्त नहीं कर पाता। जिस समय मनुष्य के हृदय में भूमि को माँ और स्वयं को उसका पुत्र मानने का भाव उद्भव होता है, बस उसी क्षण से आनंद और श्रद्धा के साथ नतमस्तक होकर वो धरती माता को प्रणाम करने लगता है। नमो मात्रे पृथ्वी, नमो मात्रे पृथ्वी अर्थात माता पृथ्वी को प्रणाम है, माता पृथ्वी को प्रणाम है। ये जो प्रणाम भाव है अर्थात धरती के उपकारों के प्रति नतमस्तक होने का ये जो भाव है, यही धरती और मनुष्य के जो संबंध है उन संबंधों को दृढ़ करता है। इसी दृढ़ भित्ति अर्थात दीवार पर किसी भी राष्ट्र का जो भवन है वो निर्मित किया जा सकता है। इसी दृढ़ चट्टान के ऊपर राष्ट्र का जो जीवन है वो हमेशा के लिए निर्भर करता है। इसी मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्य के हृदय में अपने कर्तव्य और अधिकारों का जन्म होता है। जो मनुष्य धरती को माता मानकर स्वयं को उसका पुत्र मानकर बड़े ही प्रेम के साथ उसके प्रति सेवा भाव करते हैं, रखते हैं और समुचित कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं, जो उनके द्वारा ये कर्तव्यों का निर्वाह करना एक निष्कारण धर्म है। अगर मनुष्य स्वार्थ के लिए अपनी धरती माता से प्रेम करे तो ऐसी स्थिति में ये उसके पतन का सूचक होगा। जैसे माँ के प्रति अगर आप स्वार्थ से प्रेम करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपका पतन निश्चित है। उसी प्रकार ये जो जननी है, जननी जन्मभूमि अर्थात ये जो जननी है धरती माता, इसके प्रति यदि आप अपने सच्चे संबंध को जोड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने कर्तव्यों के प्रति आपको सचेत होना पड़ेगा। जैसे एक माँ अपने सभी संतानों को समान भाव से चाहती है, उसी प्रकार इस धरती माता पर निवास करने वाले जितने भी जन हैं वे सभी समान हैं, बराबर में, ना तो कोई ऊंचा है कोई ना नीचा है। सभी मातृभूमि के विकास से जुड़े हुए हैं, सभी समान अधिकारों को भोगने के अधिकारी हैं। पृथ्वी पर निवास करने वाले जन को जो विस्तार है वो अनंत है, असीमित है। नगर, जनपद, नगर, गांव, जंगल और पर्वत, हर जगह मनुष्य का विस्तार है। ये मनुष्य अनेक प्रकार के भाषाओं को बोलते हैं, अनेक धर्मों के अनुयायी हैं, फिर भी कितने ही कैसी ही भाषा का प्रयोग क्यों ना करें या किसी भी धर्म के अवलंबी क्यों ना हो, है तो ये मातृभूमि के ही संतान। इसी कारण से उनमें आपसी जो सहजता की भावना है वो अखंड है। सभ्यता और रहन सहन की दृष्टि से ये मनुष्य
एक दूसरे से आगे पीछे हो सकते हैं या अलग अलग दिखाई दे सकते हैं, लेकिन अगर आपसी सद्भाव की बात की जाए तो ये एक दूसरे से संबंधित हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। धरती और माता, मतलब धरती को माता मानकर जब मनुष्य उससे अपना संबंध स्थापित करता है तो कोई भेदभाव उत्पन्न नहीं होता। यही कारण है कि ये जो धरती है एक विशाल आंगन है जिसमें सभी जाति के लोग एक साथ परस्पर सौहार्द और प्रेम के साथ मिलजुल कर निवास करते हैं। समन्वय के मार्ग, उन्नति और प्रगति करने का सबको एक जैसा अधिकार है। किसी भी जन को पीछे छोड़कर ये जो राष्ट्र है वो अपनी उन्नति को प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए राष्ट्र के प्रत्येक अंग की हमें जानकारी करनी चाहिए। राष्ट्र के यदि एक भी भाग में अंधेरा रह जाता है तो उस स्थिति से हमारा राष्ट्र जो है वो निर्बल हो जाएगा। एक उदाहरण मैं देती हूँ कि हमारे शरीर के विभिन्न अंग हैं, यदि किसी एक अंग को हम छोड़ दें, उसकी हम सेवा ना करें, उसके रख रखाव, उसके बारे में हम जानकारी ना लें, तो अगर उसमें कुछ घाव हो गया है तो हम उसको अनदेखा कर दें, तो ऐसी स्थिति में वो अंग जो है सड़ जाएगा और सड़ने के बाद हमारे शरीर से अलग हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हमारा शरीर जो अपंग हो जाएगा। तो जैसे एक अंग के नष्ट हो जाने पर हमारा शरीर अपंग हो जाता है, उसी प्रकार अगर हम एक अंग को छोड़ देते हैं अपने राष्ट्र के, तो हमारे वो राष्ट्र जो है उस अंग से अपंग हो जाता है, अर्थात वो राष्ट्र का वो हिस्सा जो है अंधकार से युक्त हो जाता है। तो जो धरती पर निवास करने वाले जो मनुष्य हैं उनका प्रभाव असीमित है। हजारों वर्षों से धरती और मनुष्य ने अपने आपसी तादाद में अर्थात सामंजस्य को स्थापित किया हुआ है। जब तक सूर्य की रश्मियाँ प्रत्येक दिन लोगों में अमृत रस का संचार करती रहेंगी, तब तक ये राष्ट्रीय मनुष्य का जो जीवन है ये भी चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि हमने उतार चढ़ावों का सामना नहीं किया, समय समय पर अनेक संघर्षों को हमने झेला है, लेकिन इस संघर्षों को झेलने के बाद भी हमारे भीतर अपने विकास के लिए नई लहर जो है सदैव आगे बढ़ती रही है। और यही कारण है कि हम अनेकों उतार चढ़ावों को सहन करने के बाद भी अपने अस्तित्व को बरकरार रखे हुए मनुष्य का ये जो मतलब जीवन है, ये एक सदैव गतिशील रहने वाली नदी की धारा की भांति है, जो कर्म और श्रद्धा रूपी विकास के अनेक घाटों के द्वारा निर्मित होता। इससे संबंधित प्रश्न उत्तर मैं आपको अभी भेज दूँगी, आप उसको कर लीजिए।